अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को आज के दिन इंतखाबात में धांधली के हवाले से एहतजाज की कॉल दी थी। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए आज एहतजाज की कॉल दी थी। उसके अलावा पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के बाद कुछ कमेटियों का मामला तय हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी नशिस्तें मिल गई। तो कुछ मंजरनामा पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, कहीं एहतजाज भी है, कहीं ताउन भी है। तो इस सब पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले जुम्मे के एहतजाज के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं समीना पाशा और गरीदा फ़ारूकी। सबसे पहले समीना पाशा से बात करते हैं। समीना, एहतजाज उस तरह नहीं हुआ जैसे कहा जाता है कि 90% लोग हमारे साथ हैं और आवाम की अक्सरियत इस वक्त हमारे साथ है। तो फिर और अगर धांधली पर लोग यकसू हैं तो फिर तो सड़कों पे हज़ारों लाखों लोग उस धांधली के ख़िलाफ़ नज़र आने चाहिए थे। जो इमेजेस पेशावर से भी आए हैं वो भी चंद सौ हज़ार लोग के हैं, जो इस्लामाबाद में भी कहा जा रहा है, और जो लाहौर में तो बहुत कम नज़र आया है, कोयटा भी आप कह सकते हैं। तो क्या वजह है, जब कॉल दी जाती है तो लोग उतने नहीं आते हैं? जी, इसमें पहले तो बहुत शुक्रिया आपका स्वरवर्दी साहब, आपने इनवाइट किया। बड़ा ऑब्वियस है इसमें स्वरवर्दी साहब, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं। जो एक कोशिश थी इस पूरे सिस्टम की कि किसी भी तरह लोगों को मायूस किया जाए, और इसका आगाज़ जो था वो इलेक्शन से बहुत पहले से शुरू किया गया था, जिसमें इमरान खान साहब को बैक टू बैक सज़ाएँ देना और पार्टी का निशान लेना और ये सब चीज़ें करने का भी मकसद यही था कि वोटर सपोर्टर डिसअपॉइंट हो जाए। लेकिन वो उस वक्त नहीं हुआ और फिर भी वो 8 फरवरी को निकल आया, उसने वोट भी कर दिया। इसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन वोटर सपोर्टर डिसअपॉइंट कब होना शुरू हुआ, उसकी 2-3 वजूहात है। पहली चीज़ तो ये है कि जब उन्होंने देखा कि उनके वोट को किस तरह से रौंद कर उसके बावजूद उनकी मर्जी के खिलाफ एक फॉर्म 47 के तहत जाली हुकूमत बना दी गई, तो उसने उन्हें मायूस किया। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि वो देख रहे हैं मुसलसल के एहतजाज के बावजूद भी कोई वो अपने जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से वो फिर मजीद डिसअपॉइंट हुए। तीसरी जो चीज़ थी वो मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसका रवैया है। वोटर सपोर्टर कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, बहरहाल वो जो मौजूदा क़यादत है उससे मुतमिन नहीं है, और वोटर सपोर्टर को ये महसूस होता है कि ये क़यादत अपने ओहदों में, अपनी कमेटियों की चेयरमैनशिप में और अपने मुराआत में, अपनी हुकूमत के जो मज़े हैं उसके अंदर शायद कहीं इन्वॉल्व होती चली जा रही है, और जिस मकसद के लिए वोटर सपोर्टर ने बाहर निकल कर उनको वोट किया था वो अब शायद उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये लीडरशिप या तो कॉम्प्रोमाइज्ड है या बुज़दिल है, या फिर ये खुद ये समझती है कि इनका मफाद तो किसी ना किसी तरह सर्व हो रहा है, तो लिहाजा अगर इमरान खान जेल में है तो भले मजीद भी कुछ अरसा रह ले, कोई बात नहीं। अगर मैंडेट चोरी हो भी गया लेकिन बाकी सीटें आ गई जितनी हाथ में, तो ये भी ठीक है कि हमें काफ़ी कुछ मिल गया है। तो उनकी सिंसेरिटी पे भी लोग अब डाउट कर रहे हैं, और इन सब के बाद फिर जो अपना एक लोगों का माशी सूरत हाल है, रोज़ रोज़ निकलना। देखिए, ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी स्वरवर्दी साहब कि पिछले 2 साल से जो पीटीआई का कारकुन है, जो वोटर सपोर्टर है, वो एक तहरीक में ही है, और मुसलसल मुसलसल अब 2 साल के बाद ज़ाहिर है कि उनकी बार-बार क्रैकडाउन की वजह से उनके कारोबार मुतासिर हुए हैं, उनकी फैमिली लाइफ मुतासिर हुई है, और इस सारी के बाद कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है कि कारकुन डिसअपॉइंट भी हो जाता है। तो मुझे ठीक इस ठीक। एहतजाज में लोगों के कम निकलने की वजह डिसअपॉइंटमेंट लगती है। गरीदा, डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ पीटीआई के वोटर और सपोर्टर में है या डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल सिस्टम से है, जैसे समीना ने बात की? क्योंकि एहतजाज की कॉल तो सिर्फ पीटीआई ने भी दी हुई थी, और अगर हम 21 अप्रैल के इंतखाबात की भी बात करें तो ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई का वोटर हमें ज़िमनी में निकला हुआ नज़र नहीं आया। तो आप एग्री करती हैं पीटीआई के वोटर सपोर्टर में डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो गई है? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल सोबर्दी साहब, इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। और आपने माशाल्लाह हम टीवी पर ये जो अभी आपने एंकरिंग का सिलसिला शुरू किया, अल्लाह इसमें मजीद आपको बढ़ोतरी, मजीद इसमें फ़रोग आपको जो है वो नसीब करे, हम सब आपको सुनते रहें। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि 8 फरवरी के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर या उनका जो कारकुन है या जो भी उनसे लोग एसोसिएटेड है वो मायूस हुए हैं। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, एक लेम एक्सक्यूज है जो कि प्रेजेंट की जा रही है। मैं आपको 2014 के धरने में लेके जाऊंगी क्योंकि मैंने उस धरने को बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया था।
and I was one of those very few, rather only that anchor person, female anchor person who used to be there 24/7 सुबह से लेके शाम तक हम उस धरने की कवरेज कर रहे होते थे। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस था क्योंकि धरने के साथ लोग नहीं निकले थे। जब लाहौर से निकलना शुरू हुए थे तो कादरी साहब के लोग ज्यादा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सिर्फ इक्का दुक्का थे। तो क्या उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस था? उसके बाद भी बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली, एहतजाज किए। क्या उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस था कि वो निकलते ही नहीं थे? जलसे बड़े कर लेते हैं, जिसका एक हतमी ऐलान किया जाए, जिसकी एक ही कोई जगह दी जाए सिर्फ एक शहर के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जलसा जरूर कर लेती है बड़ा। ये उनकी एक खासियत है। लेकिन उसके अलावा अगर किसी कॉज के लिए या अगर एक कांस्टेंट स्ट्रीक हो एहतजाजी तहरीक की, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें नजर आया है। उसमें एक कांस्टेंट उनका एक पैटर्न हमें नजर आता है कि मुसलसल वो उसमें नाकाम रहते हैं। अब 2014 से लेके यहाँ तक के हुकूमत के दरमियान भी, हुकूमत के दौर के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस था, बहुत ज्यादा मायूस हो गया था अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से। फिर जब हुकूमत खत्म हुई तो चंद दिनों के लिए हमने देखा कि लिबर्टी में लोग निकले, तीन तलवार पे कुछ लोग निकले, बाकी जगहों पे कुछ लोग निकले, लेकिन उसके बाद जब वाज़ेह तौर पे कॉल दी जाने लगी एक एहतजाजी तहरीक की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर क्या फिर मायूस हो गया था? और मुसलसल ये मायूसी क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर में ही सिर्फ नजर आ रही है? और एक चीज हमें और भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि सिस्टम में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास 22, 23, 24, 25 करोड़ लोग पाकिस्तान के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं। हम जब तज्जिया कर रहे हैं, हम जब हकाइक का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें तमाम के तमाम फैक्टर्स मद्देनजर रखने चाहिए, पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट कितना पड़ा है? 1.25 करोड़, 1.5 करोड़। इस वक्त पाकिस्तान में कोई 12 करोड़ के करीब रजिस्टर्ड वोटर्स है, जिसमें से 6 करोड़ के करीब ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। तो 12 आप 25 करोड़ की आबादी देखें, उसमें से 12 करोड़ आपका रजिस्टर्ड वोटर्स है, 6 करोड़ के करीब या उससे 6-7 करोड़ के करीब ने अपना वोटिंग का हक इस्तेमाल किया है। उसमें से भी 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ वोटर इस वक्त जितना मुसद्दिका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो ये पूरा पाकिस्तान तो नहीं है ना, ये पूरा सिस्टम तो नहीं है। पीएमएलएन के भी वोटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी वोटर हैं, जमात इस्लामी के भी वोटर हैं, एमपीएम के भी वोटर हैं, एएनपी के वोटर भी हैं, बीएपी के वोटर भी हैं, बाकी जो छोटी बड़ी जमातें हैं उनके वोटर भी हैं। तो वो तो सिस्टम से नाला नहीं हुए, वो तो सिस्टम से मायूस नहीं हुए। तो मसला ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से उनकी प्रोजेक्शन इतनी सुपरफिशियल होती है, इतनी जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया का नैरेटिव उन्होंने काबू करके रखा हुआ है कि आपको लगता है कि जी सिर्फ यही पूरा पाकिस्तान है। ये पूरा पाकिस्तान नहीं है। सिस्टम में जब मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो जोर जबरदस्तियां जो जबर किए जा रहे थे, उस वक्त नून का वोटर तो मायूस नहीं हुआ था, उसके बावजूद नून का वोटर निकल रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है रियासती जबर का सामना करने की। पीपल्स पार्टी का वोटर तो कभी मायूस नहीं होता, वो एहतजाजी तहरीक भी बड़ी जबरदस्त चलाता है, वो कोड़े भी खा लेता है, वो लंबी जेलें भी भुगत लेता है, वो शहीद भी हो जाता है सबसे बढ़ के, वो तो मायूस नहीं होता। सो ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक एक्सक्यूज है और एक लेम किस्म का एक्सक्यूज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर जिस सिस्टम से मायूस हो गया 8 फरवरी के बाद से। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, उस दौरान जिमनी इलेक्शंस में क्या कुछ हो रहा था? क्या तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मायूस था? अपनी ही हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस था जो निकल नहीं रहा था वोट कास्ट करने के लिए। तो हमें हकाइक को तमाम इन टोटलिटी मद्देनजर रखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना पड़ेगा। मायूस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर आज से नहीं है, ये हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर क़यादत का खला है। ये पार्टी इस वक्त गरीदा मुझे समीना से इस पे ज़रा रिस्पॉन्ड ले लेने दें, फिर हमने अगले टॉपिक पे भी जाना है। एक बार दोनों से इस पर और बात कर लेते हैं ताकि टॉपिक पूरा हो सके। समीना, वो कहती हैं आप 2014 में भी एस्टेब्लिशमेंट को आपसे यही गिला था कि आप पूरे बंदे नहीं लेकर आए, उसके बाद लॉन्ग मार्च में भी यही गिला था कि तहरीक इंसाफ पूरे बंदे नहीं ला सकी जितने का टारगेट था, लिहाजा हुकूमत बंदे हमेशा कम ही रह जाते हैं। 9 मई को भी पूरे लोग नहीं निकले जितने निकलने चाहिए थे। तो ये लोगों के कम लोग आने की एक तारीख है तहरीक इंसाफ की, जो गरीदा ने पॉइंट किया है। आप इससे एग्री करती हैं? नहीं, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। कुछ जगहों पर ये बात दुरुस्त है कि जैसे ज़िमनी इलेक्शन में जब हो रहे थे, पीटीआई का दौर था, तो उस वक्त एक महंगाई की वेव शुरू हुई थी, उसकी वजह से एक प्रेशर भी था और उस वक्त हमने देखा पीटीआई इलेक्शन हारी भी ज़िमनी इंतखाबात 24 इलेक्शन हारी।
जी बिल्कुल। और दूसरा, उन्होंने इस तरह के इलेक्शन नहीं ना करवाए जैसे अब हुए। अच्छा, दूसरी बात जो वो आपने ये डसका कही था, कि जी डसका था। नून, वो देख लें, वो एक ही हुआ था, वो भी रिवर्स हो गया था और फिर वो दोबारा इलेक्शन हुआ था, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई भी थी। लेकिन अब तो माशाल्लाह पूरे का पूरा झुर्लू फेरा गया है। तो उसके बाद मैं आदादोशुमार पे इसलिए नहीं जाती सोहरवर्दी साहब कि किसको कितना वोट पड़ा, क्योंकि ये आदादोशुमार तो ठीक ही नहीं है। जिस तरीके से 1 को 9 पर बनाया लोग गया तो है, कम जिस निकले, तरीके से इससे तो 3 को, मुत्तफिक हैं, लोग कम आए नहीं, इससे। एक सेकंड, अब मुझे प्लीज आर्ग्यूमेंट पूरा कर लेने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो ये शुमारियात की बात है, ये तो हम तब करें ना कि जब बड़ा इसके ऊपर सबके जो है वो एक एतबार हो कि जी बिल्कुल ठीक काउंटिंग हुई, सब कुछ सही तौर पर हुआ। हमने खुद देखा कि ऐसे 1 से 9 बना, 3 को 8 बनाया गया, 5 को 5000 बनाया गया। तो ये सारी चीजें खुद जो अपलोड हुए हैं फॉर्म, उनके ऊपर मौजूद हैं। तो इसलिए हम क्या काउंट करें कि जी कितना वोट पड़ा था या नहीं पड़ा था। हकीकत यही है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये सारी बात खुद पीएमएल-एन के लोग आके मान रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातें, उनके लोग आके मान रहे हैं। और ये सारी एक फैक्ट है। जहां तक ये बात है कि लोग निकले या नहीं निकले, तो अगर अभी रिसेंट हिस्ट्री में मैं बात करूं, तो अगर कोई निकला है तो वो सिर्फ पीटीआई का वोटर सपोर्टर, उनका कारकुन ही निकला है। और तो नून का तो आपको याद होगा मुझे क्यों निकाला, पूरा उन्होंने एक जीटी रोड सीरीज चलाई थी मियां साहब ने, कौन ही निकला, कोई नहीं निकला था। ख्वाजा आसिफ का आपको वो स्टेटमेंट याद होगा कि मियां साहब अस्पताल में थे, सर्विसेज में, बाहर 100 लोग भी नहीं पहुंचे थे। तो पीएमएलएन का वोटर सपोर्टर कब निकला है? किसी भी एहतजाजी तहरीक में पीएमएलएन का सपोर्टर कभी नहीं निकला, बल्कि उनकी तो स्ट्रेंथ हमेशा यही कही जाती है कि उनका कारकुन सड़क पर आकर एहतजाज नहीं करता, बल्कि चुपके से जाके वोट डालाता है जब डालना होता है। अब तो वो भी नहीं, खैर 8 फरवरी में तो वो भी नहीं हो सका उनके साथ। तो पीटीआई ने जितने बड़े अजीमुशान जलसे किए, और फिर जब 10 अप्रैल की रात लोग अपने तौर पर निकले, वो लाखों लोग थे और उसको लोगों ने विटनेस किया है। देखिए, हम फैक्ट्स को मस्क नहीं कर सकते। जब निकले हैं लोग, निकले हैं। जब ज़िमनी इंतखाब में अगर लोग कम निकले हैं, तो मैं कह रही हूँ कि कम निकले हैं। लेकिन जब निकले हैं, हम ये नहीं कह सकते कि तब नहीं निकले। और 2 साल से आज इमरान, भी नहीं निकले। आज भी कम निकले होंगे। मैं आज की तो मैं अब आपको बता चुकी हूँ ना कि 8 फरवरी से ऑनवर्ड्स अब उनकी एक डिसअपॉइंटमेंट का फेज चल रहा है। उसका तो मैं रीजन आपको बता चुकी हूँ। अब तो आपको ये नजर आएगा कि ज़िमनी इंतखाब में भी कम निकले, अब एहतजाज में भी कम निकले। अब ये उस दिन निकलेंगे जब इमरान खान निकलेगा, क्योंकि इमरान खान अब तहरीक इंसाफ की जो एक मैग्नेटिक फोर्स है बेसिकली, जो अपने तमाम वोटर सपोर्टर को दोबारा इकट्ठा करके खड़ा कर देंगे, वो अब फैक्टर सिर्फ इमरान खान है। तो जिस दिन इमरान खान निकलेगा, ये सारे वोटर सपोर्टर दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। ये जो मौजूदा क़यादत है फिलहाल, उसके साथ एक डिस्कनेक्ट हो गया इस वोटर सपोर्टर का, जिसकी वजह से 8 फरवरी के बाद ऑनवर्ड्स जो है हमें उस तरह का जोश खरोश वोटर में नजर नहीं गरीदा आता। से लेकिन बात इस उससे पे, पहले 2 साल वो गरीदा कंटिन्यूअसली गरीदा निकलते रहे। ये पॉइंट वैलिड है कि इमरान खान जब निकलेगा, जेल से रिहा होगा, तो एक जुबिलेशन आएगी, फिर लोग निकलेंगे। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, इन लोगों के लिए लोग नहीं निकलेंगे। इमरान खान आएगा तो निकलेंगे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि खान जब आवेगा तो लग पता जावेगा। तो खान जब आ गए थे 2014 के बाद, और उसके बाद जब 2018 के बाद एस्टैब्लिशमेंट के, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के तब लग पता गया था ना। 2014 में इमरान खान खुद लीड कर रहे थे ना, माजरत के साथ। ये बड़ा वीक एक लॉजिक है, ये बड़ी वीक रीजनिंग है कि जी खान इस वक्त जेल में कैद है। किस किस्म की जेल में कैद है इमरान खान साहब? कहा जाता है कि जी वो डट के खड़े हुए हैं। इस किस्म की जेल में मुजम्मल सोहरवर्दी साहब किसी को भी डाल दें, मैं तो फिर उम्मीद करती हूँ, मेरी तो फिर अपील है कि पाकिस्तान में जितने भी कैदी हैं हजारों की तादाद में, सबको ऐसी जेलें प्रोवाइड की जाए। सबके सब डट के जेल काटेंगे, सबको देसी कुकड़ खिलाएं, आप सबको आप मटन खिलाएं, सबको आप वर्जिश के लिए जो है वो प्रोवाइड करें फैसिलिटीज। सबके लिए आप बैरकेड तोड़ें, 7-7, 8-8 बैरकों का आप एक कमरा बना कर दें। सबके लिए आप कमरे रेनोवेट करें, सबके लिए आप बाथरूम्स रेनोवेट करें, सबके लिए आप बड़े बड़े शीशे लगाएं कि जहां पर वो देखें अपने आप को और अपने आप से गुफ्तगू करें, जो एक नार्सिसिस्ट स्ट्रीक होती है। इस तरह की जेल फिर कौन नहीं काटना चाहेगा? आप जेलें वो लगाएं ना जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काटी हैं, जो शाही किला में कैद जेलें काटी हैं। इतनी सी खुडियां, मौत की कोठरी जो काल कोठरी होती है, उससे भी तंग जगह और बिल्कुल सफोकेटेड किस्म की जगह, जहां पे हर किस्म के कीड़े मकोड़े होते हैं, जहां पे सांप छोड़े जाते हैं, छिपकलियां छोड़ी जाती है, जहां पे जाले लगे होते हैं, रोशनी का गुजर तक नहीं होता। इस किस्म की कोठरियों में आप डालें तो फिर मैं देखती हूँ कि कौन सा लीडर डट के खड़ा होता है। आपको इतनी अयाशाना और आपको इतनी शहाना किस्म की जेल मिली हुई है, और बाहर एक बयानिया बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी खान साहब डट के खड़े हुए हैं और खान साहब बाहर निकलेंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। हम माजरत के साथ हम इतने क्या कहना चाहिए कि हम इतने मुनाफिक हो चुके हैं। हमें 2018 से 2021 तक का दौर भूल चुका है
कि उस वक्त में किस तरह आवाम रो पिट रही थी, मईशत की क्या हालत थी, किस तरह एक तमाशे के साथ हुकूमत चलाई जा रही थी, किस तरह फाशिज्म था। आज का फाशिज्म नजर आ जाता है, लेकिन 2018 से 2021 का चैलेंज उसको भुला दें, उसको फॉरगिव कर दें, उसको फॉरगेट कर दें, क्योंकि हमारी कौमी यादाश्त बड़ी मुख्तसर है, बड़ी छोटी सी है। तो 2014 में तो खान साहब निकले हुए थे ना, खुद लीड कर रहे थे। उस वक्त क्या मसला था, उस वक्त क्यों नहीं लॉन्ग मार्च धरना कामयाब हो सका 126 दिन का। फिर 2018 के बाद हुकूमत खुद इमरान खान साहब की थी, उस वक्त क्यों नहीं चीजें कामयाब हो सकी। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात आपने बिगाड़े, चीन के साथ ताल्लुकात आपने बिगाड़े, ईरान के साथ ताल्लुकात आगे चलते हैं गरीदा, आगे चलते हैं, दोनों का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पार्लियामेंट में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कायमा कमेटियों का डेडलॉक ख़त्म हुआ है। मुस्लिम लीग नून को 13, पीपल्स पार्टी को 8, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी 8 और इसी तरह IPP को 1 पार्लिमानी कमेटी की चेयरमैनशिप, अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देने का फ़ैसला हुआ। अगर पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ओब्लिक PTI और गवर्नमेंट आपस में बैठ के मामला तय करने शुरू कर देंगे तो निज़ाम के चलने की राह निकलेगी और फिर शायद सड़कों से मामला पार्लियामेंट के अंदर ही हल हों। समीना पाशा, आप इसको कैसे देखती हैं? या आपके ख्याल में PTI के वोटर ने इसको पसंद नहीं किया होगा कि ये सारों ने बैठकर असेंबली में कमेटियों पे बंदर बांट कर लिया है, मुकमुका कर लिया है, चेयरमैन बन गए हैं, तो इसको आपके ख्याल में PTI के वोटर को और जेल में बैठे PTI के लीडर अडियाला के कैदी को ये पसंद आई होगी बात, या उन्होंने उनकी इजाज़त से हो रहा है? उन्होंने कहा है थोड़ी थोड़ी मफामत भी करें। नहीं, जो एक जाहिर है उन्होंने हल्फ उठाया, लोगों ने जो जीत के आए हैं वो तो खैर जनमन जीत के आए हैं, तो उनको बिल्कुल हल्फ उठाना भी चाहिए और लेनी भी चाहिए कमेटियां वगैरह, तो वो बना रहे हैं। लेकिन इसमें अगेन वही बात है कि इसका जो एक तासुर जाता है वोटर को, यही जाता है कि पता नहीं शायद इस पूरे सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ये वोटर सपोर्टर भी नहीं चाहता कि इस तरह से इसको सिस्टम को कोई लेजिटिमेसी मिले। और खुद जाहिर है कि मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान साहब भी इस तरह से चाहते होंगे। जाहिर है अगर वो ये बात कर रहे हैं कि जी इस सिस्टम को, जब तक उनसे बात की भी जब बात की जाती है कि जी मुज़ाकरात या मफाहमत नहीं होती, तो वो एक ही बात कर रहे हैं कि आप पहले मैंडेट वापस करें, उसके बाद कोई बात हो सकती है। तो फिर इसका मतलब यही है कि वो भी वहीं पर खड़े हैं जहाँ वोटर सपोर्टर सोच रहे हैं। ये भी कहा जा सकता था कि मैंडेट वापस करें फिर कमेटियां लेंगे, बगैर मैंडेट के कमेटियां क्यों लेंगे? अब वो सिस्टम का तो हिस्सा है ना, जो इस तरह तो फिर ये भी कहा जा सकता था कि मैंडेट वापस करेंगे तो ऑपोजिशन लीडर बनेंगे, लेकिन जो बहरहाल जो एक सिस्टम चल रहा है उसी में रह के ही वो जिद्दोजहद कर रहे हैं, उससे बाहर तो जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि जी वो जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी अयाशी वाली जेल गुजार रहे हैं, तो आए फिर हम लोग भी सब जाके मेरा ख्याल है जेल गुजार आते हैं। जो नक्शा गरीदा ने पेश किया है, ये 3-4 जो सेल्स हैं ये तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है, असल में जो उनके यूज में है वो एक ही सेल है और शायद उससे एक मुत्तसिल कोई सेल है जिसके अंदर उनका वॉशरूम वगैरह भी है। बाकी जो उनकी खाने पीने की रूटीन है वो एक दिन का अगर कोई चिकन का अगर है भी है सिलसिला, तो वो भी उनके लॉयर्स बता चुके हैं कि उसकी भी पेमेंट वो खुद अपने अखराजात करते हैं। और जो ये जेलों की बात कर रहे हैं, हमने तो ये देखा है मियाँ साहब जब जेलों में थे तो इंटरव्यूज होते थे, 30-30 मुलाकातें होती थी, ये सारी ऑन रिकॉर्ड है। जो मिलके आते थे एंकर पर्सन वो भी सब आके बताते हैं और किस किस तरीके से अंदर बैठकर उन्हें क्या फैसिलिटीज थी और किस तरीके से वो जेलों में थे, उनके क्या क्या मेन्यूज जाते थे, वो मैंने लिस्ट तक देखी हुई हैं, वो पर्चियां भी देखी हुई हैं मेन्यूज की। तो ये बातें अजीब सी हैं। जेल जेल होती है, भले सोने का पिंजरा ही क्यों ना उसमें भी बंद किया जाए तो कैद कैद ही होती है। और जहां तक ये बात है कि जी हम ये कहेंगे उस वक्त क्यों नहीं निकला था भाई। 2014 में इमरान खान की पॉपुलैरिटी और थी, 1996 में और थी, अब 2024 में और है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि देखें 1997 के या 1999 में तो उसने 1 सीट ली थी, अब कैसे उसने 200 सीटें ले ली, तो ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो करती हैं, उनके लीडर्स ग्रो करते हैं, इसी तरह से उनकी मकबूलियत भी कभी उरूज में जाती है, कभी नीचे आती है। PMLN बिल्कुल नो डाउट जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उनकी मकबूलियत ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अपने नैरेटिव पर सौदेबाजी की, मफामत की, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी पूरी पूरी सहूलतकारी के साथ अब ये आकर इक़्तिदार में बैठ गए हैं, तो ज़ाहिर है लोगों ने उनको नापसंद किया। अब उनकी मकबूलियत नहीं है, एक जलसा तक नहीं उन्होंने किया ज़िमनी इलेक्शन में, और ना ही उससे पहले जो जलसे किए उनमें कोई खातिर खा लोग निकले। तो ये सारी चीजें फैक्ट है, रिकॉर्ड है, उनके अपने लोग मान रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें सरवर्दी साहब कि आखिर PMLN को इस वक्त किसी को भी जरूरत क्या है? जो ये लोग बात करते हैं कि जाके इमरान खान से बात करो, क्यों करो? ना करें ना उससे बात, पड़ा रहने दे उसको जेल में। आपके पास 2/3 मेजोरिटी है, आपके पास आपके साथ अदलिया जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही, आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट है जो पूरी तरह आपके पीछे खड़ी है,
तो उसके बाद आपको जरूरत क्या है मीडिया पे? अगले टॉपिक पे उस पर बात करते हैं। आप अगला टॉपिक करें, अगले पे बात करते हैं। गरीदा, वो ये जो पार्लियामेंट में मुफाहमत हुई है, आप इसको कैसे देखती हैं? उनका ख्याल है कि जो अब सिस्टम तो चलाना है तो इसको मुकमुका के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, और उनकी राय है कि इस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन भी मिले हैं। एक राय है कि मराहत लेते जाएं और एहतजाज भी करते रहें। नहीं, मैं इससे डिफर करती हूँ मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, और ये मुकमुका बिल्कुल भी नहीं है। जो कायमा कमेटियां हैं, अपोजिशन का हक होता है पार्लियामान को चलाने के लिए। दोनों कंपोनेंट्स हैं, ये गाड़ी के दोनों पहिए हैं, ट्रायरी बेंचेस एंड अपोजिशन बेंचेस। तो जो अपोजिशन का हक है वो उनको मिलना चाहिए। सो मच सो कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही थी, मैंने तब भी कहा था कि ये हक है मखसूस नशिस्तें पीटीआई प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, ये उनको ही मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो पीटीआई की अपनी टेक्निकल फॉल्ट थी, वो नहीं मिली, लेकिन जो एक उसूली अखलाकी मौकिफ है वो यही है मेरा आज भी कि ये मखसूस नशिस्तें उन्हीं का हक था। इसी तरह से कायमा कमेटियां कोई मुकमुका नहीं है, कोई हुकूमत एहसान नहीं कर रही। अपोजिशन जमातों का, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी शामिल है, जेजुआई भी शामिल है, दीगर छोटी जमातें भी शामिल है, ये सब उनका हक है। तो ये उनको मिलनी चाहिए कमेटियां, खासतौर पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसमें कोई कानून नहीं है, लेकिन ये रिवायत डाली थी 2008 में पीपल्स पार्टी ने, जब उन्होंने चौधरी निसार अली खान को पीएसी की सरबराही दी थी, और निसार अली खान साहब ने बड़ी डट के इस कमेटी की सरबराही की थी और बड़ा वक्ता पा दिया था उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को। उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग आपस में सख्त मुखालिफ हुआ करते थे, बावजूद इसके कि सीओडी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो चुका था, बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई भी थी, एक सिंपैथी का एलिमेंट भी था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे। फिर उसके बाद जब नून की हुकूमत आई तो इसी तरह से पीपल्स पार्टी को सैयद खुर्शीद शाह को दी गई। तो ये एक पार्लियामानी रिवायत है। अगर इस रिवायत से डिविएट करेगी आज मुस्लिम लीग नून या उनकी इत्तेहादी हुकूमत और अपोजिशन को नहीं देगी उनकी रिवायती पार्लियामानी जमहूरी हक, तो फिर ये एक नया विशेष साइकिल पार्लियामान के अंदर शुरू हो जाएगा जो हम पार्लियामान से बाहर भी देख रहे हैं। इस विशेष साइकिल को आप फिलहाल पार्लियामान से बाहर रहने दें, उसको भी आप काउंटर करें, उसको भी आप कंट्रोल करें, लेकिन खुदा के लिए पार्लियामान के अंदर आप पार्लियामान के जो तरीके हैं, जो पार्लियामानी नॉर्म्स हैं, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, उनके तहत आप चलें, चाहे वो रिवायात हैं, चाहे वो कवानीन हैं, आप उनको फॉलो करें। जितनी कमेटियां अपोजिशन की बनती हैं उनको मिलनी चाहिए, और पीएसी कमेटी बड़ी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कमेटीज इन कौमी असेंबली। उसका काम ही ये होता है कि जो हुकूमत वक्त है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। तो ये पीएसी के सरबराही लाजमन अपोजिशन को जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप हुकूमत को ही दे देंगे ये कमेटी तो फिर तो ऐसे होगा कि जी दूध की रखवाली पे आपने बिल्ला बिठा दिया कि हुकूमत ही इस वक्त हुकूमत में है और हुकूमत के ऊपर हुकूमत चाहती है अपोजिशन से हो, लेकिन हमारी मर्जी का बंदा हो अपोजिशन से। जैसे इमरान खान ने शहबाज शरीफ को चेंज कराया था और राना तनवीर पे आ गए थे, ये भी तो पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन होता था, लेकिन फिर इमरान खान के दौर में लीडर ऑफ द अपोजिशन से ये कहा गया कि अपोजिशन का कोई रुकन होगा। तो अब भी वही बात चल रही है कि शेर अफजल मरवत कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं है, मर्जी का आपको अपोजिशन से सॉफ्टर फेस की तलाश है। ये हुकूमत, ये अपोजिशन का अपना स्टैंड है। कल थे मेरे साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग, वो भी यही बात कर रहे थे कि जी हुकूमत खौफजदा हो रही है। मेरे प्रोग्राम में वही गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा जी फिर इसका मतलब है आप हुकूमत से मुकमुका कर लेंगे, आप हुकूमत के साथ उनको रिलीफ दे देंगे, उनको रिलैक्सेशन दे देंगे, उनको एनआरओ दे देंगे। ये कमेटी होती ही हुकूमत के ऊपर एक डंडा रखने के लिए है, उनके रखवाली करने के लिए है। तो हुकूमत तो खौफजदा होगी, आप उनको होने दें खौफजदा। यू स्टैंड योर ग्राउंड। इसी तरह से पीएमएलएन को अपना ग्राउंड स्टैंड करना चाहिए था। अगर उस वक्त शहबाज शरीफ का नाम था, जो कि यकीनन था, नहीं हटना चाहिए था पीछे। अभी कल साहिबजादा हामिद रजा साहब से भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक पीटीआई ने ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अगर मेरा नाम दिया जाता है तो पहले मैं इमरान खान से बात करूंगा, और कुछ मेरे रिजर्वेशंस हैं, कुछ तहफुजात हैं पीएसी की सरबराही के लिए, वो तहफुजात रिजॉल्व होंगे तो फिर मैं पीएस। तो अभी तक तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने अंदर फूट पड़ी हुई है, उनके अपने अंदर ही नहीं पता। शेर अफजल का नाम सो मच सो कि जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी कह रहे हैं कि जी हमारे जो लीडर हैं इमरान खान, उन्होंने शेर अफजल का नाम दे रखा है, लेकिन पार्टी के अंदर इतने इख्तिलाफात हैं। मुझे ब्रेक लेनी है गरीदा, ब्रेक से वापस आते हैं तो अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। आप हमारे साथ ही रहिए। लेट्स गो फॉर अ ब्रेक।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। समीना, आपने कुछ थोड़ा सा हिंट किया था, मैंने कहा था टॉपिक आगे लेंगे। हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह और लोग कह रहे हैं अडियाला के कैदी से बात की जाए, फिर एक सनतकार आरिफ हबीब साहब ने कहा अडियाला के कैदी से बात की जाए, फिर कहा जा रहा है कि खैर खा अडियाला के कैदी से मुज़ाकरात कर रहे हैं और खैर खाहों की बातचीत चल रही है। तो कुछ पार्लियामेंट में भी हमें माहौल नरम होता नज़र आया है। कुछ तो आपको लग रहा है कि बात जब हुकूमत भी कह रही है बातचीत करनी है, खैर खा भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हो रही है, तो बातचीत का माहौल तो नज़र आ रहा है। नहीं सौरवर्दी साहब, बज़ाहिर वैसे तो बातचीत हो, उससे मसले का कोई हल निकले तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये सिर्फ खानापुरी लग रही है। मुझे इसमें नज़र नहीं आता कि कोई सिंसियर एफर्ट्स हो रही हैं। देखिए, जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत के पास तो ये मैंडेट ही नहीं है, और जहां तक इमरान खान साहब की बात है, वो ये कहेंगे कि जी बात फिर 8 फरवरी से शुरू होगी। तो अगर बात 8 फरवरी से शुरू होगी तो मतलब ये होगा कि जी आपको मैंडेट वापस करना होगा, तो ये तो खुद पीएमएलएन को ज़ाहिर सूट नहीं करेगा, तो फिर बात क्या होगी। जहां तक इनके पास इख्तियारात का ये भी एक अलग से सवाल है कि क्या पीएमएलएन की गवर्नमेंट के पास इख्तियार भी है इस चीज का कि वो इमरान खान से बात कर सकते हैं, उन्हें क्या ऑफर कर सकते हैं और क्या इमरान खान उनको आगे से ऑफर कर सकते हैं। मुझे तो वैसे यही समझ नहीं आती कि क्यों ये कह रहे हैं कि उनसे बात करें। मैं तो जैसे पहले आपसे बात कर रही थी कि आपके पास सब कुछ है ना, 2/3 मेजोरिटी भी है, अब जिस तरह भी मखसूस नशिस्तें भी आपने उनकी ले लू के बना ली 2/3, तो अब मजे से हुकूमत करें, पड़ा रहने दें उन्हें जेल में। और बकौल अभी हम लोग सब ये बात कर रहे हैं कि भी एहतजाज भी नहीं उस तरह से हो रहा, अब तो लोग भी बाहर निकलना छोड़ गए, तो सारा कुछ तो पीएमएलएन के हक में हो गया। तो जरूरत क्या है फिर पीएमएलएन को कि वो पीटीआई के लोगों से बात करें? तो ठीक है, मजे से अपनी हुकूमत एंजॉय करें। ये इनको सूट भी नहीं करता कि ये उनसे बात करें और उनके लिए कोई रास्ता फराहम करें, क्योंकि जिस दिन पीटीआई के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रास्ता फराहम कर दिया, उस दिन तो पीएमएलएन की अपने लिए परेशानी शुरू हो जाएगी। गरीदा खैर खा बात कर रहे हैं, आरिफ हबीब साहब ने बात की है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बात करनी पड़ेगी, ख्वाजा साद रफ़ीक भी ऐसी बात करते हैं। बात होगी या बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जैसे समीना कह रही हैं। क्या हुकूमत क्या ऑफ़र कर सकती है इमरान खान को? इमरान खान कुछ है ही नहीं टेबल पे जो ऑफ़र किया जा सके और वो पिक कर सकें। मुज़म्मिल साहब, मुझे जवाब ज़रा मुकम्मल करने दीजिएगा, क्योंकि ये इतना आसान मामला नहीं है। सबसे पहले तो आप फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट समझ लीजिए, फैक्ट को जान लीजिए कि इस वक्त ना तो इमरान खान से बात हो रही है, ना ही कोई बात करने में इंटरेस्टेड है, ना ही हुकूमत की तरफ से, ना ही रियासत की तरफ से। उसकी वजह क्या है, अब वजह भी जान लीजिए। वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कोई दूध शहद की नहरें नहीं बह रही, लेकिन एक राइट ट्रैक पे आना, उसका आगाज शुरू हो चुका है। आपने जो एसपीए स्टैंड बाय अरेंजमेंट आईएमएफ का किया हुआ था, वो आपका मुकम्मल हो गया कामयाबी से। आईएमएफ का अगला एक तवील मुद्दती और एक बड़ा प्रोग्राम आपको 6 से 8 अरब डॉलर्स का जो पाकिस्तान लेना चाहता है, आईएमएफ कितना देगा वो बात की बात है, बट पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो ये है, वो आपको मिलने के इम्कानात बहुत रोशन है, और इंशाल्लाह आईएमएफ का वो प्लान भी आपको मिल जाएगा। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। आपकी महंगाई में कमी आना अभी बाकी है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो आपके बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। स्टेबिलिटी आपकी आहिस्ता आहिस्ता आना, राइट ट्रैक पे आप आना शुरू हो चुके हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप माने या ना माने पाकिस्तान में आ चुकी है। इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का प्लस दीगर ऑपोजिशन का इसमें डिमांड जरूर है कि उनका मैंडेट वापस किया जाए, ये उनका जमहूरी हक है। वो पार्लियामान में करें, एहतजाज सड़कों पे करें, ये उनका जमहूरी हक है, पूरा हक उनको हासिल होना चाहिए। लेकिन हालात कोई ऐसे बहरान का शिकार नहीं है, खुदा न खास्ता हुकूमत को गिरने की कोई खतरा या कोई खदशा नहीं है। और जितनी भी बातें इस वक्त इमरान खान से हाथ मिलाने की या बात करने की हुई हैं, वो हुकूमत से बाहर के लोगों ने बात की है। आरिफ हबीब साहब ने की है, उनका अपना एक जाती इंटरेस्ट है, और मेरे प्रोग्राम में वो कल परसों थे भी। उन्होंने कहा कि जी यही बात इमरान खान को भी उन्होंने की थी जब वो वजीर आजम थे। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जी आप मुस्लिम लीग नून से बात करें, पीपल्स पार्टी से बात करें, वगैरह वगैरह। तो ताजे बरादरी उनका एक अलग मोटिव होता है, उनका एक अलग इंटरेस्ट होता है, लोगों की पर्सनल इंक्लिनेशंस भी हो सकती हैं, पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, तो ये एक अलग मैटर है। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह से सवाल किया गया तो सवाल के जवाब में उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी, क्योंकि जमहूरी लोग हैं वो यही बात करेंगे ना कि ठीक है जी हम तो बात करने को तैयार हैं। लेकिन क्या हुकूमत ने आज खुद ये बात की है? असेंबली के अंदर क्या ये बात की है, या हुकूमत के किसी वजीर ने खुद ये बात की है कि हम इमरान खान से बात करना चाहते हैं?
या रियासत के किसी नुमाइंदे ने कोई बात की है कि हम इमरान खान से बात करना चाहते हैं? किसी ने ऐसी बात नहीं की, क्योंकि सबको मालूम है कि इस वक्त ना तो इमरान खान से बात करने की जरूरत है, ना ही उसका फायदा होगा। फायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप एक चीज नजर में रखें मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, कि हमने दुनिया की तारीख का मुतालिया किया है। थोड़ी बहुत तारीख मैं भी तालिब इल्म होने की हैसियत से पढ़ती रहती हूँ। तो जितने भी बड़े बड़े लीडर जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ा है, तारीख का रुख मोड़ा है, जेल उनके अंदर नरमी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, पुख्तगी, गहराई और तब्दीली लेके आती है। वो जेल के अंदर रह के किताबें लिखते हैं, ऐसी किताबें लिखते हैं, अपनी या तो खुद नविश लिखते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं या दीगर किताबें लिखती हैं, जो फिर आगे चल के सियासत के और सहाफत के तालिब इल्मों के लिए बीकन ऑफ लाइट साबित होती हैं, जो कि तारीख का रुख मोड़ने पर वो की कह रहे हैं कैपेसिटी कुछ रखती हैं। खैर खा बात कर रहे हैं, ये खबरें क्यों आ रही हैं कि खैर खा बात कर रहे हैं? अच्छा, अब जो वो खैर खा हैं, क्या वो हुकूमत में शामिल है? बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। वो हुकूमत से बाहर के लोग हैं। उसमें कहा जा रहा है कुछ एस्टैब्लिशमेंट के रिटायर्ड लोग शामिल हैं। रिटायर्ड लोग की बात हो रही है ना, हाजिर सर्विस की बात तो नहीं हो रही। उनका अपना कोई इंटरेस्ट हो सकता है उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो उनके दिल में, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसी तरह से बात की जा रही है कि कुछ सियासतदान, लेकिन कौन से वो सियासतदान है? क्या हुकूमत से उनका ताल्लुक है? क्या काबीना से उनका ताल्लुक है? क्या कौमी असेंबली या सेनेट से उनका ताल्लुक है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पार्लियामान से बाहर बैठे हुए, वो काबीना से बाहर बैठे हुए, वो हुकूमत से बाहर बैठे हुए सियासतदान हैं। तो ये लोगों की पर्सनल इंक्लिनेशंस तो हो सकती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इमरान खान से बात करने का उस वक्त तक फायदा नहीं है जब तक वो अपने अंदर ठहराव, पुख्तगी, गहराई, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सियासतदान के लिए, और अपने अंदर वो तब्दीली लेकर ना आए। अगर वो यही कहेंगे कि नहीं फलां चोर है, फलां डाकू है, मैं बात नहीं करूंगा, और इस वक्त जो नजरिया है इमरान खान का वो यही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट मुझे अपने चले कंधों पर क्यों नहीं बिठा रही, अच्छा मुझे अपनी गोद में क्यों नहीं ले रही। ठीक है, अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट आज इस बात पर राजी हो जाए तो सारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया आपको हवा में उड़ता हुआ नजर आ जाएगा पीटीआई का। अच्छा, एक और सवाल। आज इलेक्शन कमीशन ने नई ज़िमनी इंतखाबात के बाद पार्टी पोजीशन जो है वो जारी कर दी है। PMLN 120 सीटों के साथ है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 82, पीपल्स पार्टी 71, MQM 21, JUI 11, मुस्लिम लीग काफ 5। मैं देख रहा था एक इक्वेशन समीना, बहुत कहा जाता है कि अगर पीपल्स पार्टी और PTI मिल जाएं और आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं, अगर उस तरफ मुफाहमत हो गई तो PMLN की छुट्टी हो जाएगी। पर अगर मैं देखूं तो 82 और 71 मिलकर 153 बनेंगे। अदम एतमाद तो फिर नहीं हो सकेगा अगर ये दोनों जमातें मिल भी जाएं। ये दोनों जमातें मिलकर भी अभी अदम एतमाद नहीं कर सकती, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाए। नहीं, अदम एतमाद तो सोहरवर्दी साहब वैसे भी सियासी जमातों की चाहने या ख्वाहिश के ऊपर तो नहीं आती ना, वो तो आपको पता है कि वो तो जिनके इशारों से आती हैं वो नंबर भी फिर खुद ही पूरे तो कर देते हैं। फिगर्स तो तो ये होने कोई इतनी चाहिए बड़ी, उसके नंबर पूरे अगर अगर ये, जी मैं वही कह रही हूँ, वो फिर नंबर पूरे कर देते हैं ना। वो किसी भी छोटे साथ MQM को भी कहेंगे कि भाई आप भी आ जाएं, वो भी आ जाएंगे। 22 एक मेरा ख्याल उनकी है, 22 है शायद नशिस्तें उनकी, तो वो फिर पूरी कर दे। वो जब वो कहते हैं ना कि अदम एतमाद लानी है तो वो नंबर भी पूरी कर देते हैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी अदम एतमाद आएगी। असल चीज ये है कि अब उसमें क्या इमरान खान उनके कहने के ऊपर चलेंगे? अगर वो ये कहेंगे कि जी ठीक है अदम एतमाद लानी है, और इमरान खान कहेंगे जी ओके अब हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अदम एतमाद लाते हैं, तो फिर ये खुद इमरान खान के नजरिए की नफी होगी। क्योंकि यही इमरान खान के साथ हुआ कि दोनों जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमातें बनी हुई थी, पीपल्स पार्टी या PMLN, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के इमा के ऊपर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाई और उनके आलाकार बने। अब अगर यही हरकत इमरान खान करें कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर PMLN के खिलाफ अदम एतमाद ले आए, तो ये भी फिर वही करना हुआ जो कि उनके साथ हुआ था। तो मेरा ख्याल है उनके अपने नजरिए की नफी होगी। ठीक। गरीदा, मैंने वैसे ही एक प्रपोजिशन आपके सामने रखी 82-71 की, कि शहबाज शरीफ सेफ जोन में लगते हैं अगर PTI और पीपल्स पार्टी इकट्ठे भी हो जाएं। आई मीन सहाफी का यही काम होता है कि वो हर किस्म की कंट्रोवर्सीज में जो है उसमें लाजमन इन्फिल्ट्रेट करके और हर किस्म का सिनेरियो हम लोग डेवलप करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह चुकी है, बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि हम इस हुकूमत को गिराने का हिस्सा नहीं बनेंगे। एट एनी लेकिन स्टेज पाकिस्तान अगेन पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर अदम एतमाद कभी लाई जानी भी चाहिए शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, तो फिर नंबर जाहिर है IPP को साथ मिलाया जा सकता है, BAP को साथ मिलाया जा सकता है,
MQM को साथ मिलाया जा सकता है, तो नंबर्स पूरे हो सकते हैं, नंबर्स पूरे करना कोई मसला नहीं है। ये इमरान खान के लिए भी बड़ा लगता था, उस दौर में लगता था कि जी नवाज शरीफ अब कभी पाकिस्तान में वापस नहीं आ सकते, कभी वजीर आजम बन ही नहीं सकते, लेकिन वो पाकिस्तान वापस भी आ गए, अपने केसेस भी उन्होंने खत्म करवा लिए, क्योंकि उन सब की लीगल ग्राउंड इतनी कमजोर थी जिस तरह से बनाए गए थे साकिब निसार। बहरहाल बात तवील हो जाएगी। तो अपेरेंटली आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त देखा जाए तो ना तो हालात लगते हैं, ना ही नंबर्स ऐसे लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कभी भी कुछ हो सकता है। बट आई डोंट थिंक कि मजीद कोई एडवेंचरिज्म पाकिस्तान की जमहूरियत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है, या पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकता है। तमाम हुकूमतों को, तमाम वज़ीर आज़म को अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए और स्टेबिलिटी रहे। और एक आखिरी जुमला आपकी इजाजत से, जी मेरा मानना है कि दो मामलात ऐसे हों जिनको आप सियासत से या सियासतबाजी से बिल्कुल अलग कर दें, एक इकोनॉमी, एक फॉरेन पॉलिसी। जिसकी भी हुकूमत हो, आपके बेसिक प्रिंसिपल्स अनचेंजेबल हों। वो ऐसे ना हो कि कोई नया वज़ीर आज़म आए, कोई नई पार्टी आए तो आपका बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर दिया जाए। तो इस पे एक कंसेंसस होना चाहिए पाकिस्तान में। ठीक है गरीदा और समीना पाशा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने दो मुख्तलिफ आरा सुनी। ये दो मुख्तलिफ आरा सुनाने का यही मकसद था कि दोनों तरफ के दलाइल आपके सामने आ जाएं। फ़ैसला आपने करना है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मईशत पर बात करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मईशत कहते हैं सियासत को मईशत से अलग करें, मईशत को सियासत से अलग करें, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत है, इसको ठीक करें। मेरे साथ मौजूद हैं इशफाक तोला साहब, माहिर मईशत हैं, पहले SAPM भी रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को चलाया भी है इन्होंने, और पाकिस्तान की मईशत को जानते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम तोला साहब। वालेकुम अस्सलाम। तोला साहब, स्टेट बैंक ने मार्केट से $5 अरब ख़रीदे हैं। चूँकि हमें $18 अरब की फाइनेंसिंग चाहिए थी। अब दो राय हैं। एक राय यह है कि अगर स्टेट बैंक ये $5 अरब ना ख़रीदता तो हमारे रिज़र्व्स आज फिर $3 बिलियन पे होते और हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे होते। एक आप लोग कहते हैं कि जी अगर ख़रीदे हैं तो डॉलर 240 पे आ जाना था, अगर ना ख़रीदता। ख़रीदते हैं तो मरते हैं, नहीं ख़रीदते हैं तो आप जैसे लोग कहते हैं बड़ा नुकसान हो गया। आइदर वे नुकसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सोहरवर्दी साहब। इस बात की कोई कतई नज़र नहीं है कि पाकिस्तान को डॉलरों की ज़रूरत है। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है जब ट्रांसपेरेंसी की बात है कि जब हम कहते हैं कि जी कि लोग स्टेबल करते हैं करेंसी को डॉलर यानी कि मार्केट में फेंक के, और वो भी गलत है। और ये भी गलत है कि जब आप ख़रीदते रहें सिर्फ एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, या अगर किसी के प्रेशर में आके कि जी आपने इस डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखना है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, अभी मैं कहीं और मीडिया पे भी यही बात कर रहा था कि क्या अगर स्टेट बैंक जो ये डॉलर आ रहा था वो स्टेट बैंक के पास ही सरेंडर होना था? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी ना कि इसकी LC खुल जाती और ये मुल्क से कहीं कोई नाउ यू सी नाउ यू डोंट की मूवी चल रही थी और ये चला जाता। रहना मुल्क के अंदर ही। और ये मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि यही डॉलर अगर आप ग्रेजुअली नीचे ले आते, जैसे आपने देखा होगा कि पहले रोज़ ₹1 नीचे जा रहा था, और आपने देखा होगा एक स्टेज पे ये 276 पे डॉलर आ गया था, जब तक IMF की टीम सेकंड रिव्यू के लिए आई थी ये इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए 2-3 महीने पहले। तो उस वक्त से रोज़ की ₹1 से ₹1.5 वो डॉलर की प्राइस में इजाफा होना शुरू हो। लेकिन तोला साहब, अगर हम ये बाद से फिर 10-10 अगर तोला साहब ये 5 बिलियन ना खरीदते तो आज रिजर्व 3 बिलियन पे ही होते हैं ना, 8 है ना, तो फिर 3 बिलियन। मेरा ख्याल है 5 बिलियन। आपको ये शायद ये गलत फहमी है और ये मेरा ख्याल है एक मिसनोमर है। ये $5 बिलियन आप ही को मिलते, आप ही के थे, क्योंकि ये आ रहे हैं एक्सपोर्ट की सरप्लस से आपके पास आ रहे हैं या फॉरेन रेमिटेंसेज आ रहे हैं। तो आपकी प्राइस अगर स्टेबल होती है तो ये अगर आप हवाले को कंट्रोल कर लें, जैसे आपने बॉर्डर को कंट्रोल किया हुआ है, तो ये पैसे कहीं नहीं जाते, ये डॉलर आपके पास ही रहता। और ये अगर खरीद रहे हैं तो आपको छुपाने की क्या ज़रूरत है? इससे तो आपका और स्ट्रेंथन होगा। लोग कहेंगे जी ठीक है, चलो स्टेट बैंक खरीदने के लिए तैयार है, नीचे भी डॉलर ले आओ। तो अगर अब आप ये कहें कि अगर आगे कहीं नहीं जाता डॉलर, अगर आगे 6 महीने, अभी देखें हमने 18 बिलियन हमने IMF को कहा हुआ है
और अभी 9 बिलियन हुई है। 9 बिलियन अभी हमारे वादे में शॉर्टफॉल है जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए। तो लग तो ये रहा है कि अभी 5-6 बिलियन और ख़रीदेगा स्टेट बैंक, क्योंकि उसने अगर अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इसका मतलब है सौरवर्दी साहब, इसका मतलब तो आप खुद फरमा रहे हैं ना कि ये पैसे अवेलेबल हैं मार्केट में, तो कहाँ जाएंगे? अगर एक स्टेबल रेट पे अगर होता और अगर ये पैसा मार्केट में अवेलेबल नहीं होता तो डॉलर 300 रुपये का हो जाता। तो आप अगर बाई कर रहे हैं, देखिए आप मुझे एक बात बताएं, आप कर्ज़ों की मिकदार देख लें, 131 अरब पे पहुंच गई है ना। क्वार्टर टू क्वार्टर कर्जा तो आपका बढ़ रहा है ना। आपने बोरो तो की है ना इस मार्केट में, हाँ आपके जो टारगेट थे उससे कम बोरो की है, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। मगर मैं ये कह रहा हूँ आपको डॉलर कम में मिल सकता है तो आप क्यों ज़्यादा में ले रहे हैं? क्या आज आपको IMF इस चीज़ की अलाउ करता कि अगर ये बहुत रुपया बढ़ जाता? असद उमर साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो, और तारिक बाजवा साहब जब थे गवर्नर स्टेट बैंक, जब ये गए थे उन्होंने एक बात की थी IMF को कि जी आप हमें, और यूनुस डागा साहब सेक्रेटरी फाइनेंस थे, तो उन्होंने कहा था कि जी $2 बिलियन का आप हमें रिवॉल्विंग फंड दे दें करेंसी स्टेबिलिटी का। तो उस वक्त तो मना कर दिया गया था कि आप पंप नहीं कर सकते। तो आप मुझे एक बात बताएं कि आप मेरा सिर्फ इख्तलाफ ये है कि आप अगर देखिए फ्री मैकेनिज्म है ना, अगर मार्केट में कोई डॉलर बेच रहा है स्टेट बैंक को ही बेचेगा ना, ये कोई आप प्राइवेट लेंडर को तो नहीं बेच सकते। अगर वेस्टर्न यूनियन से आता है और अगर किसी मनी मार्केट के यानी कि एक्सचेंज कंपनी वाले के पास आता है तो उसने भी स्टेट बैंक को ही देना है। अगर बैंक के पास आता है एक्सपोर्ट सरप्लस से या रेमिटेंस से तो वो भी इन्होंने स्टेट बैंक को ही देना है। तो क्यों हम 100, 278 पे 10 पैसे 5 पैसे ऊपर नीचे करके आप खेल रहे होते हैं? आप जो मार्केट है आप देखें ना, 1-1 रुपया कम हो रहा था तो आपके ख्याल में इस वक्त मार्केट पे आ गया था ना। अगर इस वक्त मार्केट क्या है, कितने पे होना चाहिए? देखिए मैथमेटिकल मॉडल, आज मैं वसूख के साथ तो एक बात कह सकता हूँ, जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो ये कहते हैं, गोल्डमैन सैक कह रहा है 224, हमारा मॉडल है वो 235 कह रहा है, एक और एडवाइजरी और कंसल्टिंग कंपनी है ऑप्टिमस, वो कह रहे हैं 240। तो सबके मॉडल में कुछ ना कुछ 19-20 का फर्क है, बट बाय एंड लार्ज ये बैंड तो देखे ना 225 से 240 के रेंज में रह रही है। और आप अगर देखेंगे तो कुछ पिछले दिनों, कुछ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा था कि हमें डॉलर 240 का ले आना है। तो अगर है तो ले आना है ना सौरवर्दी साहब, वरना तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जी मुझे कोई ख्वाब आया कि जी 240 का होगा। अच्छा, तो वैल्यूएशन तो यही कह रही है ना। तो अब एक और बात भी है, आप भी शायद उसका हिस्सा रहे हैं, ये ट्रैक एंड ट्रेस कहते हैं, फ्रॉड निकला है और अरबों रुपया डूब गया है ट्रैक एंड ट्रेस में, और उन्हीं को दूध कोई बिल्ले कोई दूध की रखवाली आपने कहा खुद ही लगा लें सिस्टम, और सारा फ्रॉड हो गया। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ये क्या है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, और ये इतना, आप भी ऐसे PM थे तो ये चल रहा था, तो आपको नहीं नजर आया ये फ्रॉड था? सर ये आपको बताता हूँ, 2010 में जब अली अरशद हकीम साहब जब चेयरमैन FBR थे 2010 या 11 में, उस वक्त ये सारी चीज़ें थी और उन्होंने शुरू किया था। बाद में जब साग डार साहब आए थे तो हमने कोशिश की थी, हारून खान साहब इसमें फोर फ्रंट पे थे, हम चाह रहे थे कि इंटरनेशनल टेंडर के बेस पे इसको दिया जाए, और इसमें बड़ी अच्छी प्री क्वालिफिकेशन हो चुकी थी, मगर वो फिर कोर्ट में चैलेंज हो गई। और आपको पता है यहाँ पर बड़ा एक मसला होता है वो चैलेंज होने में। इसमें मैं ये कहता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर, किसी की भी नीयत साफ उस वक्त भी नहीं थी, और अब भी मैं समझता हूँ जिस तरीके से दिया गया, मैं नहीं समझता कि ये इस काबिल था कि उसको मैं डिफेंड भी कर सकूँ। मगर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ, इस हुकूमत में किसी का भी कोई हाथ नहीं था। नहीं कि ये इमरान खान के दौर में तो लगा हो चुका था, ये इमरान खान साहब के दौर में लगा। ये आप सर मालूम करवा लें। मैं ये आप माशाल्लाह बड़े नहीं, तो अब इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी? ये आज कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने इसको फ्रॉड, आप देखिए वो किस ज़मन में उन्होंने कहा है वो मुझे देखना पड़ेगा, बट आप इस सिस्टम में जो खराबियां हैं वो आप आइडेंटिफाई करें। देखिए एक यहाँ इस मुल्क में एक बड़ा मसला ये होता है कि हम अंग्रेज़ का सिस्टम फॉलो करने के लिए जाते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ को देखे हुए बगैर। आपने इतने बड़े सिस्टम अभी ये जो देखे दुकानदारों के ऊपर भी आपने कहा डिजिटाइजेशन, और ये बड़ी एक हमने बज़वर्ड सीख लिए हैं कि हम 8 लाख नए वो फलाने 80 लाख नए उसको ले आएंगे, 20 लाख को ले आएंगे। क्या हुआ?
100 लोगों ने 20,000 रजिस्टर तक को तो किया नहीं है। ला सके। वो ताजर दोस्त जो ऐप है उसमें सिर्फ 100 लोगों ने रजिस्टर किया अच्छा, है। आपके प्रोग्राम से मैं पीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं, आप मुझे बिठाएं, इन्हीं की हुकूमत में मैंने स्कीम दी थी, मैं इंशाल्लाह इनको मायूस नहीं करूंगा। 40 लाख मैं खड़ा करके दे दूंगा आपको दुकानदार, आसानी से और बगैर किसी एहतजाज के। तो अगर आपको अपने लोकल सोल्यूशन वो पे 1200 रुपए देने को तैयार नहीं है, बहुत ऐप के जरिए 1200 देने को तैयार नहीं। मैं इनको 1200 रुपए, मेरी बात सुने, उनको देने होंगे तो वो 12 लाख भी देंगे, और उनको नहीं देने होंगे तो उनको 12 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। आप एतबार तो करें ना। आप अगर फर्ज करें, आप अगर चाहते हैं कि अमेरिकन सिस्टम में यहाँ लगा दूं, तो मैं नहीं समझता ये चल सकता है। और यहाँ जब आपकी हर चीज़ पॉइजनड है, पोल्यूटेड है, करप्टेड है, तो आप उस सिस्टम को आसानी से जब अगर आप वसूल कर सकते हो, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आपको अगर जाना है लाहौर, तो आप कोयटा से होके क्यों जा रहे हो? आप सीधा लाहौर चले जाओ कराची से भाई। अच्छा, एक और बात पूछी थी, वो सिंध हुकूमत ने कहा है कि टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया किए जाएंगे। यू सपोर्ट दिस के जितने टैक्स चोर हैं सबके नाम हमें गवर्नमेंट को अखबारात में शाया करने चाहिए ताकि एवरीबडी शुड नो कौन टैक्स चोर है। मगर ये कौन बताएगा कि चोर कौन है? देखिए, एक तो चोर वो होता है कि जो कहता है कि जी मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, एक वो होता है जो उसके जायज हिस्से का भी टैक्स नहीं देता। मैं आपको बहुत क्लियर बात बताता हूं। आज आप मुझे बताइए कि फिर मुझे सिंध गवर्नमेंट ये भी बताए कि एग्रीकल्चर टैक्स जो लगना है सिंध गवर्नमेंट का, वो ये बता देंगे किस किस का कितना बनता है और कितना उन्होंने दिया है। मुझे ये भी बता दें कि अगर मैं आज, अगर फ़र्ज़ करें मैं और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारी 10 करोड़ के एसेट्स पे अगर हम 25-25 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, और अगर एक शख्स जिसके पास 5 अरब के एसेट्स है और वो 1 रुपया भी टैक्स नहीं दे रहा है या 5 लाख रुपए टैक्स दे रहा है, तो उनके हिस्से का मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो क्या सिंध हुकूमत इस बात को सपोर्ट करेगी कि मैं उससे जायज़ हिस्से का टैक्स ले लूँ, मिनिमम एसेट टैक्स ले लूँ, जो कि मैंने अपने रिपोर्ट में प्रपोज किया है? सिंध गवर्नमेंट को कहें बबांगो दौल मेरी इस प्रपोजल का सपोर्ट करें, मैं हरावल दस्ते की तरह उनका साथ दूंगा। अच्छा, आखिरी आपसे कि ये कह रहे हैं जो हमारी माशी सिमत है, बड़े उसके समरात आ रहे हैं, वो कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है, आपको शरह सूद 29 अप्रैल को कम होती नज़र आ रही है या आपके ख्याल में बरकरार रहनी चाहिए अभी? देखिए मुजम्मिल साहब, ऑल एक्शंस आर लीडिंग टूवर्ड्स दैट कि होनी चाहिए। इन्फ्लेशन आपका 20% पे आ गया है, बट आपने अभी देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की पूरे एशिया के हवाले से, और जिसमें उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस साल इन्फ्लेशन रेट रहेगा। क्योंकि अब आप नए IMF के एग्रीमेंट में जाओगे तो आपको टैरिफ एडजस्टमेंट करनी है, 5-6-7 रुपये यूनिट को आपको करना है। उनकी रिक्वायरमेंट है कि सेल्स टैक्स लगाना है आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, तो उसका मतलब है आपको कम अज़ कम 18% जो आपको टैक्स है सेल्स टैक्स, वो फ्यूल प्राइस पे लगाना है। तो इन दोनों चीज़ों से तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है 25% आपकी इन्फ्लेशन रहेगी, और अभी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो 21 के ऊपर। मेरे हिसाब से अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं और IMF के एग्रीमेंट के हिसाब से अगर आपने अपनी ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या इंपोर्ट को खोला, तो आपको $20 बिलियन मजीद अरेंज करने पड़ेंगे, और आपका डॉलर भी महंगा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 310 रुपये के डॉलर कन्वर्जन किए हैं हर आपके आशारियों में। तो उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इंपोर्ट वगैरह खोल देंगे, 350-400 रुपये का डॉलर अगर हो जाता है, तो 8 से 10% आपका इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, घट नहीं सकता। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप कितना नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद प्रिकॉशन के तौर पे ना भी करें, और अगर करें तो बहुत नॉमिनल 0.5% कर दें। मगर अगर ये इन्फ्लेशन, अगर मैं जो ये कह रहा हूँ पास थ्रू, जो अगर आपका है एक्सचेंज का जो अभी 235 और 280 का डिफरेंस है, अगर उसका आप देख लें तो 5% यहाँ से आपको कमी मिल सकती है, और उस वजह से आप कम भी कर सकते हैं, और आने वाली महंगाई को भी आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक तौला साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, हमने इशफाक तौला साहब से शरह सूद कम करने के हवाले से, डॉलर की कदर के हवाले से, दीगर मामलात पर बात की। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवर्दी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।